हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आपका अपना विजय परिवार में स्वागत है। आप तमाम विजियंस की इस बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई की इस लहर के अंदर, है ना, एजुकेशन के इस मेरे दोस्तों संगम में डुबकी लगाने के लिए मैं भी आ चुका हूं। ठीक है ना? तो हम आज की बच्चों इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो सीरीज है उसमें बीच बीच में हम कुछ नए इनोवेशन करते रहते हैं। और हमारा अभी एक नया इनोवेशन चल रहा है, एनसीईआरटी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है बच्चों, कि डायग्राम से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं समझा रहा हूं। ओके, इससे पहले इसका पार्ट नंबर फर्स्ट आ चुका है और पार्ट सेकंड आज जो है आपके सामने रख रहा हूं। आज की क्लास की शुरुआत में पहली बड़ी घोषणा, पहला बड़ा अनाउंसमेंट क्या है? पहला बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि कल हम क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। क्यों लॉन्च करने जा रहे हो सर? क्योंकि बिहार के अंदर 12th बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं कंप्लीट और बिहार के बच्चे लगातार कॉल करके बोल रहे हैं कि सर, है ना, एक नया बैच लेके आओ, क्योंकि हमारे अभी 12th के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। तो अभी हम नया बैच लेके आ रहे हैं बिहार के लिए। और थोड़े दिनों के बाद जैसे ही यूपी के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, यूपी के बच्चों के लिए और राजस्थान के बच्चों के लिए और बाकी राज्यों के लिए भी क्रैश कोर्स आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए जितने भी बिहार के बच्चे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग या पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, तो कल सुबह 8 बजे हम लॉन्चिंग रखेंगे किसकी? क्रैश कोर्स की। एक दूसरी गुड न्यूज, और एक सप्ताह के बाद यानी इसी सप्ताह में लास्ट में, इसी सप्ताह के लास्ट में यूपी, राजस्थान और बाकी राज्यों का क्रैश कोर्स भी आएगा। इसी सप्ताह में आएगा, ये और बता दूं। तो आप जो है कॉल कॉल करके मत बोलना कि सर हमें भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। अब सुनो, क्रैश कोर्स किसे ज्वाइन करना है? जिन्होंने पहले बैच ले रखा है उनको नहीं लेना। जिन्होंने अभी बोर्ड का एग्जाम दिया है या जो अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले तैयारी एक दिन भी नहीं की, है ना, उनके लिए क्रैश कोर्स है। आप बच्चों ने अगर पहले कोई बैच ले रखा है तो आप उसमें, आपकी तो क्लासें चलती रहेगी, आपकी क्लासें एक दिन भी रुकेगी नहीं, आपकी क्लास में कोई अंतर आने वाला नहीं। समझ में आ गई बात? ओके, डन। अगला पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट है टेस्ट सीरीज वाला। बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए डिमांड कर रहे हैं और अब हम बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। अब विजय एजुकेशन की टेस्ट सीरीज 12 फरवरी सुबह 8 बजे लॉन्च होगी। 12 फरवरी सुबह 8 बजे हम टेस्ट सीरीज को लॉन्च करेंगे। कल डेट क्या है जी? कल 11 है। 12 फरवरी को सुबह 8 बजे एम्स के बच्चों के लिए और एम्स के अलावा बाकी राज्यों के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। और ये जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, ये हर एक बैच में फ्री में रहेगी, फ्री फॉर बैच। ठीक है ना? जितने भी बैच हैं उनके लिए फ्री में रहेगी। समझ में आई बात? तो आप यूं चिंता मत करना कि विजय सर आप टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हो तो हमसे तो एक्स्ट्रा पैसे ले लोगे। अरे आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, चिंता क्यों करते हो बच्चों, है ना? हाँ, ऐसा थोड़े ना करेगा विजय परिवार। एग्जाम के पास में आके आपसे पैसा नहीं लेने वाला। विजय परिवार जब फ्री में पढ़ा रहा है यूट्यूब पे सब कुछ, तो बच्चों आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं करेंगे। बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं, आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। टेस्ट सीरीज हम ऐसे बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं जिन्होंने कोई बैच नहीं बाय किया, जो केवल टेस्ट सीरीज बाय करके तैयारी करना चाहते हैं, है ना? हाँ जी। या बहुत से बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं,
है ना? तो उनको जो है टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है। और बाकी अगर कोई बच्चा लेना चाहेगा अलग से तो ले, अच्छी बात है, विजय परिवार की मदद हो जाएगी, है ना? हाँ, तो बच्चों शुरू करें आज का सेशन। अरे बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। अब सर तैयारी 10x की रफ्तार में करेंगे। ये कैसी रफ्तार होती है भाई? 10x ये कैसी रफ्तार होती है? हैं? चलो 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 भाई मेरे। सबसे पहले हाँ, अब बच्चों हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बोला, तो डायग्राम पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक डायग्राम का इन डेप्थ डिटेल एनालाइज हम कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो अब देखिए ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है बेटा? रेस्पिरेटरी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करेंगे, श्वसन तंत्र की जब हम बात करेंगे, तो अब देखो, अब बच्चों ध्यान से सुनना, श्वसन तंत्र से रिलेटेड इस डायग्राम पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और किस टाइप के आएंगे। एक तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये डायग्राम आपके सामने रख दिया और वो ये पूछ लेगा कि भाई इस ऑर्गन का क्या नाम है। बच्चों जो ट्रेकिया है ना, ये श्वास नली है। ट्रेकिया के ऊपर की संरचना को हमेशा हम लैरिंक्स यानी कंठ बोलते हैं। ध्यान रखना, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? कंठ भी इसी को बोलते हैं और साउंड बॉक्स भी इसी को बोलेंगे। साउंड बॉक्स भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। ओके, बिल्कुल। दूसरी बात, साउंड बॉक्स के ऊपर की तरफ एक ढक्कन होता है, एक फ्लैप होता है बच्चों, और ये फ्लैप भोजन को यानी फूड को इस कंठ में यानी लेरिंग्स में और ट्रेकिया में जाने से रोकता है, और इस स्ट्रक्चर को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस, ध्यान रखना बच्चों, एपिग्लोटिस ये फूड को प्रिवेंट करेगा इस रेस्पिरेटरी पैसेज में जाने के लिए। अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, जिसमें सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग लगी हुई है, इसको ट्रेकिया या श्वास नली कहते हैं बेटा। ओके, बिल्कुल। और ये है हमारे दो लंग्स बच्चों, और लंग्स में आपको ये व्हाइट कलर की गोलाकार जो स्ट्रक्चर दिख रही है ने, इसको एल्वियोलाई यानी कुप्पी का कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कुप्पी का या एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई की सरफेस से गैसेज एक्सचेंज होता है बेटा। तो यहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? एक तो यहां से क्वेश्चन बच्चों आपका बन सकता है ना, लेरिंग्स का यानी कंठ के बारे में क्वेश्चन बनेगा। कंठ के बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये कंठ किसका बना होता है, बताओ? बोन का कि कार्टिलेज का? तो आंसर होना चाहिए कार्टिलेज। याद रखना बच्चों, कंठ किसका बना हुआ है? उपास्थि का। ओके, और दूसरा कंठ को क्या कहेंगे बच्चों? तो लेरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं, और लेरिंग्स में होते हैं वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड से जनरेट होता है साउंड, ध्वनि उत्पन्न होती है बेटा। याद रख लोगे क्या? बिल्कुल। तो इससे क्या जनरेट होगा? साउंड। जनरेशन बोलो या प्रोडक्शन बोलो, एक ही बात है, इससे ध्वनि उत्पन्न होगी बेटा कंठ से। ओके, बिल्कुल सर। और बेटा इस कंठ के ऊपर अगर ये कंठ है ना, अगर ये कंठ है बच्चों, है ना, तो इस कंठ के ऊपर ऐसे एक फ्लैप होता है बच्चों, इस तरह का एक फ्लैप होगा, एक ढक्कन होगा, है ना। और इस फ्लैप को हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। बताओ एपिग्लोटिस किसका बना हुआ है, कौन बताएगा? एपिग्लोटिस बोन का बना हुआ है कि कार्टिलेज का? बोलो, अरे बोलो। एडम्स एप्पल तो ये होता है भाई, ये जो बाहर निकली हुई संरचना है इसे बोलते हैं एडम एप्पल्स।
है ना? हाँ, गले में आपने एप्पल्स दबा रखे हैं, देखो ये। हाँ, कार्टिलेज का, बहुत बढ़िया। एपिग्लोटिस जो है बेटा, यह भी उपास्थि का ही बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये एक तरह का फ्लेप है। फ्लेप का मतलब है ढक्कन, है ना? और इसका काम क्या है? फूड को, ये बेटा फूड को लैरिंग्स यानी कंठ एंड ट्रेकिया में जाने से रोकता है। फूड को लैरिंग्स और ट्रेकिया में प्रिवेंट करता है। बहुत ही बढ़िया। फूड का प्रिवेंशन करेगा, फूड को इस कंठ में और नीचे ट्रेकिया में जाने से रोकेगा। ओके, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से बेटा? अगला क्वेश्चन बनेगा एल्वियोलाई के बारे में। किसके बारे में बनेगा बच्चों? इस एल्वियोलाई के बारे में। कहाँ है एल्वियोलाई? ये रही, ये है एल्वियोलाई बच्चा। इस तरह की लाखों की संरचना होती है हमारे लंग्स में बेटा, ध्यान रख लेना, है ना? याद रख लोगे क्या? ये क्या है? अरे सर, ये तो एल्वियोलाई है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अरे इसे तो कुप्पी का कहते हैं। एक समय की बात है, मैंने कुप्पीका से पूछा, तो इसने मुझे बताया क्या? इसने कहा कि मैं तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हूं। स्ट्रक्चरल और कैसी यूनिट है बेटा? फंक्शनल। बहुत बढ़िया। ये बच्चों संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। याद रख लोगे ने? कोई दिक्कत नहीं है ने? अरे बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। अगले पॉइंट की तरफ चले कि नहीं चले? अरे बिल्कुल चलो जी, बिल्कुल चलो, है ना? अगला पॉइंट ध्यान से सुनो। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है बेटा, एल्वियोलाई ये है ना? इस तरह की लाखों एल्वियोलाई हमारी लंग्स में होती है, तभी तो इसको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोला। इसकी इस सरफेस के द्वारा गैसेज एक्सचेंज होगा। ये हमारी ब्लड वेसल्स है बच्चों, कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी बहुत बड़ी संख्या में हमारे लंग्स के अंदर ब्लड को लेके आती है, और उस ब्लड के अंदर की CO2 इस एल्वियोलाई में जाएगी, और एल्वियोलाई से O2 इस ब्लड में आएगी। ये बात याद रखना। और बच्चों याद रखो, एल्वियोलाई की जो सरफेस होती है ना, एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, एल्वियोलाई की वॉल जो है ना बच्चों, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, याद रखना। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो दीवार है ना एल्वियोलाई की, वो स्क्वेमस स्क्वेमस एपिथेलियम से निर्मित होती है। ये कई बार पूछते हैं। और स्क्वेमस एपिथेलियम की केवल सिंगल 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 सेल होती है ना? तो याद रखना बच्चों, सल की उपकला बोलते हैं इसको, शल की उपकला, है ना? तो एल्वियोलाई की जो भित्ति होगी ना, एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, और यहां से गैसेज एक्सचेंज होता है। गैसेज एक्सचेंज होगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है ने? आगे चलो, अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या है? अगले पॉइंट में देखो बच्चों, आपको यहाँ पे एक इस तरह की संरचना दिख रही है, डोम शेप की। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये डायफ्राम है। क्या है ये? डायफ्राम। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है ना? वह मसल्स, वह मसल्स जो ब्रीदिंग में हेल्प करती है, बताओ ऐसी कौन सी मांसपेशी है बच्चों
जो ब्रीदिंग के अंदर हेल्प करेगी, श्वास लेने में मदद करेगी। जल्दी बताओ, हेल्प इन ब्रीदिंग। जल्दी बताओ, दो तरह की ऐसी मांसपेशी है बच्चों जो श्वास लेने में मदद करेगी। एक तो हमारे रिब्स से जुड़ी होती है, ध्यान रखना। एक तो हमारी जो रिब्स है ना, पसलियां, है ना, देखो बच्चों ये जैसे रिब्स है, तो एक तो ऐसे रिब्स से जुड़ी हुई है, रिब्स को बाहर खींचती है, और एक ये डायफ्राम तो है ही। तो दो तरह की मसल्स है जो ब्रीदिंग में हेल्प करती है। एक का नाम है ICM, इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरे का नाम है डायफ्राम। याद रख लोगे ना बच्चों? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। अगले चैप्टर की तरफ चलें क्या? अरे सर बिल्कुल चलो, केवल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, अलग से और कोई क्वेश्चन नहीं। अलग से तो चीजें वैसे भी डिस्कस करते ही है ना? हाँ, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन और पीछे रह गया इसका। एक क्वेश्चन कौन सा पीछे रहा? ये वाला, ये बच्चों देखो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी ब्रीदिंग से रिलेटेड है। देखो बच्चों, मैं बोल रहा था ब्रीदिंग, मैं अभी बोल रहा था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है बेटा श्वास लेना। क्या? श्वास लेना। अब बच्चों आप श्वास लेके दिखाना मुझे एक बार। ऐसे श्वास थोड़ी लेते हैं, ऐसे ना। ये श्वास ले रहे हो कि गर्दन हिला रहे हो? अरे श्वास ले रहा हूं भाई। हाँ, तो अब जब श्वास में अंदर ले रहा था, तो मेरा डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम, वो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो संकुचित हो गया, और मेरी रिब्स यूं ऊपर की तरफ आने लग गई। ICM नाम की एक मसल्स होती है जो रिब्स को यूं बाहर खींचती है ना? और मेरा जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संकुचित हो गया। याद रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ, देखें। देखो बच्चों, डायफ्राम एकदम फ्लैट हो गया भाई साहब, फ्लैट। पहले डोम शेप का था, यूं फ्लैट हो गया, है ना? बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों ब्रीदिंग में एक होता है इंस्पाइरेशन। इंस्पाइरेशन का मतलब है जब आप श्वास को अंदर लेते हो, अंतः श्वसन को बोलते हैं इंस्पाइरेशन। और जब बच्चों अंदर की वायु को जब आप बाहर निकालते हो, तो उसे बोलते हैं एक्सपाइरेशन, है ना? इसे बोलते हैं एक्सपाइरेशन, उच्च श्वसन, है ना? अब बच्चों देखो ये दोनों इमेज, ये दोनों इमेज देखो। पहले वाला इमेज, पहले वाले इमेज में क्या हो रहा है देखना। इस पहले वाले इमेज में बाहर से एयर अंदर आ रही है, बाहर वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर लंग्स के अंदर आ रही है ना? यहाँ लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि डायफ्राम संकुचित हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होके डायफ्राम ऐसे नीचे आ रहा है, यूं फ्लैट हो रहा है डायफ्राम, और रिब्स यूं बाहर की तरफ आ रही है, देखो यूं यूं दिखाई गई है। ये जो रिब्स है ना, ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, तो अंदर जगह बढ़ रही है। जब जगह अंदर बढ़ेगी तो बाहर से एयर अंदर आएगी, बाहर से वायु अंदर आएगी। इसी को इंस्पाइरेशन कहते हैं। तो इंस्पाइरेशन के समय क्या होगा बेटा? दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक तो ICM और दूसरा डायफ्राम। ठीक है ना बच्चों? ICM एंड डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और बच्चों बाहर एटमॉस्फेयर से एयर कहां आ जाएगी? लंग्स के अंदर। लंग्स में ऑक्सीजन युक्त एयर एंटर करेगी, है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, है ना? क्योंकि लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, जगह बढ़ गई। एक्सपायरेशन में क्या होता है बच्चों? और देखो, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है इसमें हमारी मसल्स जो है ना, वो काम कर रही है, मसल्स को काम करना पड़ रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, ताकत लगाना पड़ रहा है।
लेकिन जब वायु को बाहर छोड़ोगे, ये लो जी, कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं भाई, लेटे लेटे आराम से वायु यूं बाहर निकल गई, है ना। मतलब कि मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन हट गया, मसल जब रिलैक्स हो गई, अंदर की हवा बाहर। अब मसल्स रिलैक्स है तो कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है, कोई एनर्जी वेनर्जी खर्च ही नहीं हो रही। लेकिन बाबा रामदेव जी की तरह अनुलोम विलोम किया तो भाई एयर बाहर निकालोगे तब भी एनर्जी लगेगी, तब तो एक्टिव प्रोसेस होगा। तो जनरली जो है एक्सपायरेशन बच्चों, सामान्यतः है इंस्पायरेशन में एनर्जी खर्च होती है, इंस्पायरेशन में तो हमेशा एनर्जी खर्च होगी। इंस्पायरेशन तो हमेशा एक्टिव प्रोसेस है, हमेशा, है ना। और एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन तो बच्चों एक निष्क्रिय प्रक्रिया, एक पैसिव प्रोसेस है ना। इसमें तो मसल्स रिलैक्स हो जाती है, रेस्ट की पोजीशन में रहती है। लेकिन आप जब एक्सरसाइज करते हो, है ना, आप जब एक्सरसाइज करोगे ना बच्चों, ओवर एक्सरसाइज, या आप दौड़ोगे, तो उस समय एक्सपायरेशन भी एक्टिव होगा। तब तो कुछ इंटरनल मसल्स होती है, इंटरनल आईसीएम, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, है ना। तो जनरली जब एयर हम बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स होता है, आईसीएम भी रिलैक्स होती है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ देखे आईसीएम और डायफ्राम रिलैक्स है, तो बताओ हम किस टाइप की ब्रीदिंग कर रहे हैं, इस तरह की ब्रीदिंग को क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर ये तो एक्सपायरेशन है, ये तो उच्च श्वसन है, ये एक्सपायरेशन है सर। इस प्रोसेस में लंग्स के अंदर की जो वायु है वो बाहर जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है। और मैं कहूंगा अगर आईसीएम और डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो बताओ ये किस तरह की ब्रीदिंग है? तो आप कहोगे सर ये तो इंस्पायरेशन है, बाहर से ऑक्सीजन युक्त वायु लंग्स में आ रही है ना। तो ये बात हमेशा याद रख लोगे ने? बिल्कुल रख लेंगे सर, कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल याद रख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हुई ना बात, है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और मैं आप तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी विजियंस हैं, प्लीज मेरे दोस्तों, इस विजय परिवार को आपकी जरूरत है। इस विजय परिवार को अपना सपोर्ट दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना समर्थन दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है मेरे दोस्तों, जहां पर प्रति महीना 100 रुपए से भी कम फीस में लाइव पढ़ाया जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है मेरे दोस्तों, जहां पर हर एक बच्चे को जो विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन करता है, उनको हजारों रुपए की टेस्ट सीरीज एकदम मुफ्त में दी जाती है। भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है बच्चों, जहां पर बैच जिस दिन बच्चे लेते हैं उस दिन से लेकर के लास्ट तक कंटिन्यू टेस्ट होते हैं, संडे टू संडे प्रॉपर। और इसके अलावा इकलौता ऐसा परिवार है जहां पर नर्सिंग और पैरामेडिकल में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बच्चों का चयन होता है, एक तरफा चयन होता है। और भारत का इकलौता ऐसा संस्थान है जहां बच्चों को पूरा गाइड किया जाता है, बच्चों के फॉर्म फिलिंग करवाई जाती है, बच्चों के एग्जाम के बाद एक एक बच्चे की काउंसलिंग करवाई जाती है, उन्हें कॉलेज अलॉट करवाए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करी जाती है। ऐसा और कोई परिवार नहीं होगा जहां पर बच्चों को फैमिली की तरह गाइड किया जाता हो, है ना। हम पढ़ाने के साथ साथ हर एक एक्टिविटी में बच्चों को हेल्प करते हैं, और इसी तरह से बच्चों आपको आगे मदद मिलती रहेगी। लेकिन इस तरह के संस्थान को आप आगे बढ़ाइएगा, जो गरीब और किसान परिवार के बच्चों को, मध्यम परिवार के बच्चों को एकदम फ्री में पढ़ाता हो। आज अनगिनत दिव्यांग बच्चे हैं, अनगिनत अनाथ बच्चे हैं जो आज विजय परिवार में जुड़ के फ्री में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों की हम फीस भर रहे हैं, कॉलेज की फीस भर रहे हैं बेटा। ऐसे अनेकों बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे अनेकों बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती है। ऐसा ऐसी अनेकों बहन बेटियां हैं मेरे दोस्तों, जिनको विजय परिवार मदद करता है। आपको भी कहना चाहता हूं, आपके रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसके माता पिता नहीं, घर में कमाने वाला नहीं, या वो दिव्यांग है, आप उन्हें विजय एजुकेशन का नंबर दे दो। विजय परिवार उनसे एक पैसा नहीं लेगा, 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा
और यहाँ तक कि बेटा उन्हें कॉलेजों के अंदर भी जब एडमिशन मिलेगा तो उनकी फीस आपका भाई भरेगा, ये मैं भरोसा दिला रहा हूँ बेटा। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ बेटा अपन पढ़ें। अब अपना युग है, हम जो मध्यम परिवार के जो लोग हैं, अब बच्चों हमारा समय है। एक ऐसा दौर था जब हमें मुख्य धारा से पीछे रखा गया बेटा, हमें उतने ज्यादा हक नहीं थे, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब समय आपका है बेटा, नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, कॉलेजों में सीटें बढ़ रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, इन चीजों का फायदा उठाइए, थोड़ा जागरूक बनिए बेटा और मेहनत करिए। ये मत सोचिए कि आप कमजोर हो, ये मत सोचो कि आपके परसेंटेज कम है, ये मत सोचो कि हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है। अरे बेटा, हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे तो सब चीजों का सॉल्यूशन निकलेगा, एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? फिलहाल आप तैयारी में लग जाओ, बाकी चीजें आप यूं सोच लो कि हम विजय सर से हेल्प ले लेंगे, हम विजय परिवार से मदद ले लेंगे। अभी एक बार तैयारी पे जोर रखो अपना पूरा। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, लोकोमोशन और मूवमेंट। लोकोमोशन और क्या? मूवमेंट। ध्यान से सुनो बेटा, इस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं बच्चों। देखो ये आपके सामने क्या है जी? सर ये क्या है? क्या है ये हमारी मसल्स है, ये हमारी मांसपेशियां हैं बच्चों, पता होना चाहिए आपको। और ये सेम डायग्राम मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं, ये सेम डायग्राम मैं इधर बनाने जा रहा हूं। बना दूं क्या? बोलो बना दूं क्या? अरे सर बना दो बना दो बना दो बना दो। चलो बना रहे हैं ना बच्चों? हाँ, अब देखो यहां पर ये जो हमारी मसल्स है ना बेटा, इस मसल्स के अंदर इस तरह से बहुत से मसल्स के बंडल्स हैं, बहुत से मसल्स के क्या है बच्चों? इस तरह के बहुत सारे बंडल्स हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों ये जो बंडल्स है ना बेटा, इस तरह के यहाँ पे है ना, मसल्स हमेशा ग्रुप में पाई जाती है, याद रख लेना, है ना? हाँ, तो अब देखो बच्चों, क्या सर ये एक मसल्स है क्या ये? ना बेटा, ये एक मसल्स नहीं है, ये मसल्स का एक समूह है, इसमें अनेकों ऐसे मसल्स है। ये जो मैं व्हाइट व्हाइट बना रहा हूं ना, ये पेशी कोशिका है बच्चों, है ना? बिल्कुल जी। तो अपन एक को यूं थोड़ा बाहर खींच लेते हैं, ये लो जी, ये अपना एक मसल्स का बंडल है ना? ये एक मसल्स का क्या है बच्चों? बंडल्स हैं, तो इनको हम फेसिकल नाम देते हैं। ये क्वेश्चन आता है, फेसिकल, है ना? याद रख लोगे बच्चों? तो फेसिकल्स क्या है बच्चों? जहां पे बहुत सारी पेशी कोशिकाएं हो, याद रख लोगे ने, है ना बच्चों? इस फेसिकल में अनेकों पेशी कोशिकाएं पाई जाती है। अब मैं यहां से एक पेशी कोशिका को बाहर निकाल रहा हूं, इस व्हाइट वाली को, ये लो जी। तो बच्चों ये एक हमारी पेशी कोशिका है, ये हमारी मसल सेल है बेटा। और मसल सेल को ही मसल फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये फाइबर के जैसी होती है बेटा। ओके, हर एक पेशी कोशिका के अंदर ऐसे छोटे छोटे फाइबर होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं बेटा। इन फिलामेंट को हम मायोफिलामेंट कहते हैं। मैं एक फिलामेंट को बाहर निकाल रहा हूं इस तरह से, है ना? इन फिलामेंट को क्या बोलते हैं बेटा? मायो फिलामेंट। और यहाँ इस फिलामेंट में दो तरह के तंतु होते हैं, एक होता है एक्टिन का, दूसरा होता है मायोसिन का। एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट हमारी पेशी कोशिका में होते हैं बेटा। और ऐसे अनेक मायोफिलामेंट होंगे हर एक प्रत्येक पेशी कोशिका में। पेशी कोशिका को बच्चों हम मसल्स फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल्स फाइबर कहते हैं। और अनेक पेशी कोशिका बेटा इस तरह से समूह में पाई जाती है। और पेशी कोशिका के ये जो समूह है ना बेटा, इन समूह को फेसिकल बोलते हैं। इन समूह को क्या कहते हैं? फेसिकल। इस समूह को क्या कहते हैं? फेसिकल्स कहते हैं, है ना? और बच्चों ये मसल्स फाइबर है,
मसल्स फाइबर में कुछ फिलामेंट होते हैं जिन्हें मायोफिलामेंट कहते हैं बेटा। और मायोफिलामेंट में दो तरह के फिलामेंट है, एक एक्टिन के, दूसरे मायोसिन के। एक्टिन वाला जो तंतु होगा वो पतला होता है, थिन होता है, और मायोसिन वाला फिलामेंट हमेशा थिक यानी मोटा होता है। ये चीज याद रख लोगे ने? बोलो याद रख लोगे ने? बहुत बढ़िया एकता, विशाखा, आशीष, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगले इमेज की तरफ चलते हैं। अगला इमेज पहले ये देखो, ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ए के अंदर दिखाई गई संरचना क्या है, ए में दिखाई गई स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? तो इसे हम बोलते हैं थिन फिलामेंट। ये बेटा थिन फिलामेंट दिखाया गया है। हमारी पेशी कोशिका के अंदर पतला तंतु पाया जाता है प्रोटीन का, उस तंतु की संरचना को यहां दिखाया गया है। ओके बच्चों, हमारी पेशी कोशिका में ये बी पॉइंट जो है ना, ये बी पॉइंट, ये क्या है? ये बच्चों हमारे पेशी कोशिका में थिक फिलामेंट होता है बेटा, मोटा तंतु होता है, और उस मोटा तंतु की ये एकल इकाई है ना? ये थिक फिलामेंट का मोनोमर है। और इस मोनोमर को क्या कहते हैं? इसे मेरोमायोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे मीरोमायोसिन बोलते हैं, मीरोमायोसिन। तो कभी भी आपसे अगर इसका नाम पूछ ले, ये जो सांप के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे मीरोमायोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो थिन फिलामेंट है ना, इसमें तीन तरह के घटक है, तीन तरह के। एक होता है ट्रोपोनिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन, तीसरा एफ एक्टिन। ये जो गोलाकार संरचना दिख रही है ना बेटा, यही मुख्य एक्टिन है, मुख्य एक्टिन। इस गोलाकार संरचना को जी एक्टिन बोलते हैं, जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। और ये जी एक्टिन के दो दो फाइबर है, देखो, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दोनों के मिलने से बनता है एफ एक्टिन। तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि जो एक्टिन प्रोटीन होती है ना बच्चों, एक्टिन प्रोटीन, हमारे मांसपेशी के अंदर एक्टिन नाम की और मायोसिन नाम की दो प्रोटीन होती है बेटा, है ना? एक तो मायोसिन नाम की प्रोटीन है, दूसरी एक्टिन नाम की प्रोटीन है। एक्टिन बच्चों एक पतला तंतु है और मायोसिन एक मोटा तंतु है। अब आपसे ये पूछा जाएगा, जो एक्टिन है ना, एक्टिन, एक्टिन में ऐसी गोलाकार संरचना होती है, इसे जी एक्टिन कहते हैं। जी एक्टिन एक दूसरे से मिलके ऐसा धागा बनाती है, और इस धागे को बेटा एफ एक्टिन बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि इन धागों को क्या कहेंगे, तो इनको एफ एक्टिन, एफ का मतलब होता है फिलामेंट। ये एक एफ एक्टिन, ये दूसरा एफ एक्टिन। ओके, अब एफ एक्टिन के ऊपर बच्चों दो इस तरह के धागे होते हैं, दो इस तरह के क्या होते हैं बच्चों? धागे होते हैं इस टाइप के, है ना? दो इस तरह के धागे होते हैं और इन्हें बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। इसे ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं बच्चों। और इस ट्रोपोमायोसिन पे कुछ इस तरह की गोलाकार संरचना होती है बेटा, इस तरह की, है ना? और इस तरह की स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं बच्चों इस तरह की स्ट्रक्चर को? ट्रोपोनिन। ये तीन घटक होते हैं बच्चों, एक तो एफ एक्टिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन, तीसरा ट्रोपोनिन। इन तीन घटक के मिलने से आपका थिन फिलामेंट बनता है। कैसा फिलामेंट बनता है बच्चों? थिन फिलामेंट। याद रख लोगे ने? बिल्कुल। आप जिसको एक्टिन फिलामेंट बोल रहे हो, थिन फिलामेंट बोल रहे हो, उसमें तीन चीजें होती है। एक तो होता है एफ एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन,
और तीसरा होता है ट्रोपोनिन। तो इस इमेज में ऐसे, इस इमेज में अगर मान लो इस तरह का इमेज आ जाए और वो कहे कि बताओ, मार्क करके बताओ, है ना, चिन्हित करके बताओ कौन सा है ट्रोपोनिन, कौन सा ट्रोपोमायोसिन है, चिन्हित करके दिखा दोगे? बताओ, चिन्हित करके बता दोगे? ये रेड रेड दिख रहा है, देखो, ये ट्रोपोनिन है, जो तीन तीन पॉइंट दिख रहे हैं ना, पॉइंट इस तरह के, ये देखो, 1 2 3, ये ट्रोपोनिन है। और जो ये रस्सी दिख रही है ना, रस्सी, ये ट्रोपोमायोसिन है। और ये जो गोले दिख रहे हैं ना, गोले, ये एफ एक्टीन है, एफ एक्टीन। ये गोले से एक पूरा धागा बना ना, इस धागे को एफ एक्टीन कहते हैं, है ना? तो याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सर्प के जैसी संरचना दिख रही है, इसे मीरोमायोसिन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। याद रख लोगे, इसे बोला जाता है मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं बेटा? मीरोमायोसिन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, गजब। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मायोसिन पे कभी भी क्वेश्चन आए, तो मायोसिन कैसा फिलामेंट है? थिक यानी मोटा तंतु है, मांसपेशी में पाया जाने वाला मोटा तंतु। और मैं अगर पूछूं तो मायोसिन की जो एकल इकाइयां होती है ना, इस तरह की, ये मायोसिन की एक मोनोमर है ना? तो आप आंसर क्या दोगे? आप कहोगे सर, इस एकल इकाई को बोलते हैं मीरोमायोसिन, है ना? तो मीरोमायोसिन के मिलने से ही तो बना है क्या बेटा? मायोसिन। ओके, मीरोमायोसिन का ये हेड है, ये तो क्या है? हेड, शीर्ष। और ये पीछे वाला भाग क्या है बेटा? टेल। हेड में दो साइट होती है, एक तो एक्टिन से जुड़ने वाली साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है हेड में। और हेड में दूसरा बच्चों यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी बाइंडिंग। तो कभी भी आपसे पूछ ले, है ना, कि भाई इस मीरोमायोसिन के हेड में कितने टाइप की साइट होती है? दो, एक तो एक्टिन से जुड़ने वाली और एक एटीपी से जुड़ने वाली। याद रख लोगे? याद रख लोगे? बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। अब ये वाली चीज क्या है गुरुजी? ये क्या चीज है? सुनो बेटा, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, कंकालीय मांसपेशी, क्योंकि हमारे पास तीन तरह की पेशियां होती है बेटा, आपको पता ही है ना? हमारे पास जो मसल्स है ना बच्चों, वो तीन तरह की होती है। एक होती है स्केलेटल, दूसरी होती है स्मूथ, और तीसरी होती है कार्डियक, है ना? बच्चों, कार्डियक जो मसल्स है ना, वो तो हमारे हार्ट में होती है, हृदय में। स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में होती है, आंतरिक अंगों में। और स्केलेटल मसल जो है हमारे बोन से जुड़ी होती है और वॉलेंट्री होती है, इच्छा अनुसार इनमें हम गति करा सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री बोलते हैं, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है ये ऐच्छिक है, इच्छा अनुसार इनमें हम जो है मूवमेंट करा सकते हैं। और बच्चों, ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, ये स्ट्राइटेड होती है, मतलब कि इनमें रेखाएं पाई जाती है, धारियां पाई जाती है, बेंड पाए जाते हैं, है ना? बिल्कुल, ये बात याद रखना, ठीक है बेटा? और ये जो स्मूथ मसल्स होती है ना, ये नॉन स्ट्राइटेड होती है, अरेखित होती है, इन पे ऐसे कोई भी बेंड वेंड नहीं होते, है ना? और ये नॉन वॉलेंट्री भी होती है, मतलब इच्छा अनुसार इनमें हम गति नहीं करा सकते। ठीक है बच्चों, याद रख लोगे ना, ये अनैच्छिक होती है। तो कभी भी आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो अनैच्छिक है, तो क्या कहोगे? तो बेटा, अनैच्छिक जो होती है वो स्मूथ है, वो चिकनी पेशी है। और स्केलेटल कैसी है? ऐच्छिक है, वॉलेंट्री है, स्ट्राइटेड है ना बच्चों? और कार्डियक तो होती है आपके हार्ट में है। कार्डियक की जो स्ट्रक्चर होती है ना, संरचना, संरचना तो स्केलेटल के जैसी होती है, मतलब दिखने में तो स्ट्राइटेड है, काम के आधार पर नॉन वॉलेंट्री है। तो काम तो इसका स्मूथ के जैसा है, कार्डियक का, और संरचना इसकी स्केलेटल के जैसी है, ये बात याद रखना। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं
कि हमारे पास में एक मान लो ये मसल्स है ना, हमारे पास में आप यूं मान लीजिए कि ये कोई मसल्स है बच्चों, ये एक मांसपेशी है, ओके। और इस मांसपेशी पे मान लेते हैं कि कुछ इस तरह के बैंड धारियां हैं। बताओ ये कौन से टाइप की मसल्स हो सकती है? तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, ये स्केलेटल है, ये स्केलेटल है। स्केलेटल मसल्स पे आपको इस तरह के बेंड देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरह के क्या देखने को मिलेंगे बेटा? बेंड, है ना। तो दो तरह के बेंड होते हैं, एक होता है डार्क और दूसरा कैसा होता है बेटा? लाइट, है ना। तो ये बात आपको हमेशा क्या रखनी है बच्चों? याद रखनी है, हमेशा क्या रखनी है? याद रखनी है ना। तो ये लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसे याद रख लोगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी स्केलेटल मसल्स है जिस पे लाइट और डार्क बेंड होते हैं, लाइट और डार्क बेंड होते हैं। हाँ, लाइट का मतलब समझ गए, डार्क का मतलब समझ गए ना। तो ये चीज हमेशा क्या रखनी है बेटा? याद रखनी। तो ये हमारी जो मसल्स है इसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, है ना। ये जो डार्क कलर का बेंड होता है ना, गहरे रंग का, इस गहरे रंग वाले बेंड को बोलते हैं ए बेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? ए बेंड। और ये जो हल्के रंग का बेंड होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं आई बेंड। क्या बोलते हैं? आई बेंड। तो दो तरह के बेंड है, एक आई बेंड होता है और एक ए बेंड होता है, ये बात भी याद रखना बच्चों। एक तो ए बेंड होगा और दूसरा कैसा बेंड होता है बेटा? आई बेंड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ये इमेज भी दिया हुआ है, ये इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये इमेज आप फटाफट देख लो। देखो बच्चों, है ना, ये एक मसल्स है बेटा, ये इधर देखना। इस मसल्स के अंदर बच्चों आप एक एक बात को फटाफट समझ लो। ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, ये वाली, एक ये लाइन, ये पूरी की पूरी, और एक ये लाइन, इन लाइनों को क्या कहते हैं? ये एक मसल्स है, इनको बोलते हैं जेड लाइन। ये भी जेड लाइन है और बेटा ये भी यहाँ जेड लाइन है। दो जेड लाइन के बीच के एरिया को क्या कहते हैं सोनम बेटा? बताओ फटाफट। सार्कोमियर, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। दो जेड लाइन के बीच के क्षेत्र को सार्कोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सार्कोमियर। और जब हमारी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है ना बेटा, तो ये सार्कोमियर की जेड लाइनें पास पास आती है, सार्कोमियर छोटा होता है, ध्यान रखना। तो जब भी आपसे पूछे ना, जब भी आपसे पूछे सार्कोमियर के बारे में, सार्कोमियर, तो आंसर क्या लिखोगे? सार्कोमियर के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 3 पॉइंट। 3 कौन से पॉइंट? एक तो बच्चों सार्कोमियर कोई भी मांसपेशी के अंदर दो जेड लाइन के बीच का एरिया है। मान लो ये एक जेड लाइन, ये दूसरी जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के एरिया को सार्कोमियर कहते हैं। दूसरी बात, सार्कोमियर पर एक प्रोटीन लगी होती है ऐसे, सॉरी, जेड लाइन पर एक्टिन प्रोटीन लगी होती है, जबकि बीच में ऐसे मायोसिन प्रोटीन होती है, मोटी वाली, ऐसे याद रखना, है ना। तो जेड लाइन के दोनों तरफ आई बेंड होगा, और जबकि दोनों जेड लाइन के बीच में यहां पर ए बेंड होगा। ए बेंड तो मुख्यतः मायोसिन का बनता है बेटा, और आई बेंड हमेशा एक्टिन का बनेगा। किसका बनेगा? एक्टिन का। तो जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में क्या होगा पता है? हाफ आई बेंड होगा, फिर एक ए बेंड होगा, फिर हाफ आई बेंड होगा, है ना। तो ये बात याद रखना, है ना। तो दो जेड लाइन के मध्य, दो जेड लाइन के मध्य का क्षेत्र है सार्कोमियर। सार्कोमियर में हाफ आई बेंड प्लस एक ए बेंड प्लस हाफ आई बेंड, ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी बेटा, है ना। और सार्कोमियर बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की ये एक तरह की फंक्शनल यूनिट है बच्चों, है ना, याद रखना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जेड लाइन पास पास आती है। क्यों? क्योंकि एक्टिन तंतु मायोसिन के ऊपर सरकते हैं, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेंगे,
ओके बेटा, ये बात याद रख लोगे ना? बिल्कुल। अब बच्चों अगला हमारा जो चैप्टर है ना, वो है बच्चों लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर अब है बोन। देखो लोकोमोशन और मूवमेंट में मसल्स की बात हमने कर ली, अब इसकी भी बात कर लें। लेकिन एक चीज और सुनो बच्चों, कभी भी आपसे पूछे ना ऐसी कौन सी मसल्स है जो इस तरह की दिखती है, ऐसी कौन सी मसल्स है बेटा, ये चीजें आपसे जरूर पूछी जाएगी, याद रख लेना, है ना। ये मैं इमेज बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है ना बच्चों? आप मुझे बताइए, देखें ये जैसे बच्चों दो मसल्स यहां दिख रही है, इन मसल्स के बाद में इन मसल्स के बीच में इंटरकेलेटेड डिस्क है, ये दो मांसपेशी है, ये है कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स कुछ इस तरह की होती है। ये जो आपको दिख रही है ना स्पिंडल शेप की, तरकू के जैसी, हमेशा मेरे दोस्तों जो स्मूथ मसल्स होती है ना, चिकनी पेशी, उस स्मूथ मसल्स के पास केवल एक ही केंद्रक होगा एक कोशिका में, और वो इस तरह की दिखेगी। जबकि बच्चों हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, कंकालीय पेशी बेटा, स्केलेटल मसल्स कंकालीय पेशी, उसमें एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होंगे, एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो कभी भी आपसे पूछ ले मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में कौन सी मांसपेशी होगी, स्केलेटल कंकालीय, याद रख लोगे ना बच्चों? बहुत ही बढ़िया। ऐसी कौन सी मांसपेशी है जिसपे ऐसे बेंड होंगे, तो वो भी आपकी कौन सी हो गई बच्चों? स्केलेटल, है कि नहीं? ये पहचान है स्केलेटल की बेटा, है ना, स्पिंडल शेप की, स्मूथ, और इस तरह से ब्रांचड, ब्रांचड भी होती है, और साथ ही साथ इस तरह से इंटरकेलेटेड डिस्क भी होती है। ठीक है, वो है कार्डियक मसल्स। ओके, अब बच्चों देखो, देखें हमारा स्केलेटल, स्केलेटल पर भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, है ना। स्केलेटल सिस्टम में एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में टोटल कितनी बोन होती है? और हमारा स्केलेटल सिस्टम मीजोडर्मल होता है बच्चों, मीजोडर्मल। कितनी बोन? 206। बहुत बढ़िया किरण, नया कितना बेटा? हमारे पास 206 हड्डियां हैं। ठीक है, हमारा स्केलेटल सिस्टम कितने भागों में बटा हुआ है? दो में। शालिनी बेटा, कौन से दो भाग? एक्सियल और अपेंडिक्यूलर, बिल्कुल सही। हमारा कंकाल तंत्र दो भागों से मिलकर बनता है बेटा। हमारे कंकाल तंत्र के कौन से दो भाग हैं? एक तो एक्सियल और दूसरा अपेंडिक्यूलर। अपेंडिक्यूलर है कि नहीं बेटा? एक्सियल और अपेंडिक्यूलर, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिक्यूलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन से भाग आते हैं पता है? अक्षीय कंकाल में, अक्षीय कंकाल में एक तो हमारा स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आती है, रिब्स आती है ना, ये स्टर्नम बोन आती है, ध्यान रख लेना। दूसरी तरफ बच्चों अपेंडिक्यूलर में हमारे हाथ, पैर और हमारे गर्डल, गर्डल में ये पीछे वाली दो हड्डियां, कोलर बोन और कमर से नीचे पेल्विक बोन, ध्यान रखना बच्चों। तो एक्सियल स्केलेटल में हमारा स्कल आएगा, है ना, हमारी वर्टिब्रल कॉलम आती है, हमारी रिब्स की बोन आती है और हमारी स्टर्नम बोन आती है बेटा। टोटल 80 बोन होती है अक्षीय कंकाल में। जबकि अपेंडिक्यूलर में हमारा लिम्ब, लिम्ब का मतलब है हाथ और पैर, जिसमें 120 हड्डियां होती है बेटा। और दूसरा यहां पर आता है गर्डल, गर्डल में 6 बोन होती है। तो टोटल कितनी? 126 हड्डियां अपेंडिक्यूलर स्केलेटल में होती है बेटा। ओके, ये चीज याद रख लोगे ने। अब देखो बच्चों, ये हमारा स्कल है, ये हमारी खोपड़ियां है, देख लो, और इसमें अलग अलग बोन आपको दिखाई हुई है। ये जो है ना हमारा ब्रेन वाला जो भाग है ना, क्रेनियम बोलते हैं, ये ऊपर क्रेनियम बोन है, 8 होती है। फेसियल बोन 14 होती है बच्चों। ईयर बोन 6 होती है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। रिब्स 12 जोड़ी होती है बच्चों, है ना। रिब्स कितनी होती है बेटा? 12 जोड़ी। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होती है,
26 बोन। और इसके लिए आपको याद रखना है CTLSC। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 1, कोकिक्स 1। ये देख रहे हो आप, ये गर्दन वाली कशेरुका 7 सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, गिरवा कशेरुका। ये थोरेसिक भाग की वर्टिब्री है, 12 होती है। लंबर भाग की एब्डोमिनल वाला भाग, इसमें टोटल 5 वर्टिब्री है। सेक्रम में 1 होती है, कोकिक्स यानी टेल वाली वर्टिब्री 1 होती है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें कितनी हड्डियां हैं टोटल? 26 वर्टिब्री होती है। सर्वाइकल वाले भाग में कितनी होगी बेटा? गिरवा वाले भाग में 7, वक्स वाले भाग में, थोरेसिक वाले भाग में 12, लंबर वाले भाग में कितनी होगी? 5, सेक्रम वाले भाग में 1 होती है, और कोकिक्स यानी टेल वाले भाग में बच्चों 1 होती है। ओके बेटा, बिल्कुल। और ये है हमारी रिब्स बच्चों, ये है हमारी पसलियां। हमारे पास कितनी रिब्स होती है अगर पूछे तो? रिब्स बच्चों हमारे पास 12 जोड़ी होती है बेटा। 12 पेयर रिब्स होती है, पता है आपको, है ना? 12 पेयर, जिनमें से ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों। एक वास्तविक पसलियां, दूसरी आभासी पसलियां, और तीसरी प्लावी पसलियां। इमेज को देखिए फटाफट, ये इमेज है बच्चों, ये रिब्स आपको दिख रही है। हर एक रिब्स पीछे की तरफ थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ती है, याद रखना, वक्सीय कशेरुका से, है ना? और सामने की तरफ ये रिब्स इस स्टर्नम हड्डी से जुड़ते हैं, ये स्टर्नम बोन है ना बच्चों? जो आपकी रिब्स स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, देखो, जो रिब्स स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ेगी उनको ट्रू बोलते हैं, जो स्टर्नम से इनडायरेक्ट जुड़ती है उनको फॉल्स बोलते हैं, और जो सामने की तरफ खुली है, जो सामने की तरफ स्टर्नम से बिल्कुल भी नहीं जुड़ती, उसको फ्लोटिंग कहते हैं, प्लावी। प्लावी होती है 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी, इसको प्लावी बोलते हैं बेटा, है ना? 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी, इसको फॉल्स बोलते हैं। और पहली जोड़ी से लेकर के 7वीं जोड़ी तक जो रिब्स होती है वो ट्रू होती है। पहली से 7वीं तक ट्रू, 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी आभासी, और 11वीं 12वीं जोड़ी बच्चों प्लावी होती है ना? ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये देखो, ये आपके सामने ये हाथ की सारी बोन दिखाई हुई है, यूमरस है, ये यूमरस है। यूमरस से आगे रेडियस अल्ना, फिर कलाई में कार्पल होती है, फिर मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, है ना? आप देख सकते हो बच्चों, ये बेटा यूमरस है, यूमरस से आगे रेडियस अल्ना, फिर कलाई में कार्पल है, फिर आगे मेटाकार्पल है हथेली वाली, और फिर आपके अंगूठे और फिंगर में फ्लेंजेज होती है। इसी तरह से बच्चों आपके पैर में, पैर में ये सबसे बड़ी हड्डी है, इसे फीमर कहते हैं। और फिर घुटने वाले भाग में एक कप होता है, उसे पटेला कहते हैं। घुटने के नीचे 2 हड्डियां होती है, टीबिया और फिबुला। फिर बच्चों एंकल वाले भाग में, एड़ी वाले भाग में टार्सल, और पैर के तलवे वाले भाग में मेटाटार्सल, और अंगुलियों में फ्लेंजेज होती है। एक पैर में 30 हड्डी, दोनों पैर में 60, एक हाथ में 30, दूसरे में 30, दोनों में 60, है ना? हाथ में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, हथेली के पीछे मेटाकार्पल, और फिर फिंगर में फ्लेंजेस। इसी तरह से पैरों में फीमर, फीमर से नीचे टीबिया फिबुला, फिर बच्चों टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। ठीक है बच्चों, याद रख लोगे। और घुटने वाले भाग में एक कप के जैसी हड्डी होती है, उसे पटेला बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो इमेज है ना, इस इमेज के अंदर हड्डियों को पहचान करना आपको पता होना चाहिए, रिब्स को पहचान करना पता होना चाहिए। रिब्स सामने की तरफ इस बोन से जुड़ती है, ये कौन सी बोन है? स्टर्नम। ये जो है ना, ये एस शेप की ये बोन क्लेविकल। ये पीछे की तरफ ट्राइएंगुलर बोन कौन सी है? स्केपुला, है कि नहीं है? याद रख लोगे ना, बिल्कुल। और यहाँ एक यू आकार की बोन होती है कंठ वाले भाग में, हायोइड, है ना? कान में 3 होती है, मेलियस इनगस स्टेपीज, है ना? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद बेटा। बच्चों जो बूस्टर टेस्ट होगा ना हमारा 12 फरवरी को, 12 फरवरी फ्री बूस्टर टेस्ट।
बूस्टर टेस्ट। इसमें बायोलॉजी के मैं चैप्टर बता दूं, मैं बता देता हूं। बायो में एक तो लोकोमोशन, लोकोमोशन वाला चैप्टर है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मूवमेंट। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना बच्चों, जो अभी चल रहा है बहुत सारे बैच में, तो और कुछ बैच में और भी कोई दूसरा चैप्टर भी चल रहा होगा। हाँ, इसके अलावा बच्चों न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल यानी नर्वस सिस्टम, बस यही 3 चैप्टर। हाँ, 2 दिन में कंप्लीट करा देंगे। हाँ जी, जितना भी रेस्पिरेटरी होगा उतने का ही टेस्ट होगा वो। हाँ, या पूरे पूरे का ले लेंगे, रेस्पिरेटरी का तो पूरे का लेंगे भाई, है ना। हाँ, तो देखो लोकोमोशन, रेस्पिरेटरी, न्यूरल, ये 3 चैप्टर है बायो के। अब केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। फिजिक्स में, फिजिक्स में आपका ओसिलेशन, ठीक है बेटा, फिजिक्स में ओसिलेशन, ओसिलेशन और एक ही, चलो। फिजिक्स में ओसिलेशन, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल, और बायोलॉजी में लोकोमोशन और न्यूरल कंट्रोल। चलो ये रेस्पिरेशन हटा देते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। लोकोमोशन, मूवमेंट और न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। चलो जी, 12 फरवरी को ये टेस्ट है। 12 फरवरी को रात को 9 बजे इसका लिंक आपका आने वाला है ऐप में। सब बच्चे दे पाएंगे, एकदम फ्री टेस्ट है और इसमें गिफ्ट मिलेगा। इसमें कितने रैंक तक सर लाएं तो गिफ्ट दे दोगे? इसमें 2 तरह के गिफ्ट है। एक तो रैंक नंबर फर्स्ट, रैंक नंबर फर्स्ट से लेके रैंक नंबर 10 तक, ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरा, दूसरा ऐसे बच्चे, अब बाकी ये सरप्राइज है कि मैं उस दिन ही बात करूंगा, पहले नहीं करूंगा, है ना। ऐसे बच्चे जो यूट्यूब पे रेगुलर जुड़ते हैं, जिन्होंने सारे जो टेस्ट दे रखे हैं, उनमें से 1-2 बच्चों का और चुनाव करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो ऐप में रेगुलर क्लास देखते हैं और जिन्होंने सारे टेस्ट दे रखे हैं, है ना, उनमें से कुछ बच्चों का चुनाव करेंगे। बाकी मोस्टली टॉपर्स, आप भी टॉपर्स बनो, टॉप 10 रैंक में आओ और इनाम पाओ, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी बात है, सीधी चुनौती, है ना। हाँ, अगले टेस्ट में टॉप 10 रैंक वालों को नहीं देंगे तो तो मैं उसमें रैंक बताऊंगा कि रैंक 18 को देंगे, रैंक 27 को देंगे, रैंक 35 को देंगे, रैंक 58 को देंगे। अब वो जो भाग्यशाली होगा उसको मिलेगा। हाँ, जैसे अगले टेस्ट में ऐसे रैंक फिक्स कर लेंगे, तीसरी रैंक, 7वीं रैंक, 9वीं रैंक, 13वीं, ऐसे। अब एक बच्चा कहेगा सब, तब तो सर मुझे एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ना नहीं है ना। छोड़ना नहीं है, क्योंकि 100% मार्क्स, पिछली बार 60 में से 60 नंबर वाले तो 222 बच्चे थे, है ना। हाँ, चलो जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद बेटा।